अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी और दुआएं हमारी साथ हैं और हमारा मुल्क हमेशा शादबाद रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आपको हमारे गेस्ट से मिलवाते चले, मोहम्मद बिलाल वारसी। इनका ताल्लुक़ सियासी जमात से, पॉलिटिशियन है आप, जमात इस्लामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक़ है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी जो एक स्टूडेंट लाइफ और जो अभी आप हैं भी इसमें, क्या कहते हैं, यंग जनरेशन में चल रहे हैं आप और यूथ में हैं, कैसे स्टार्ट लिया और आगे क्या इरादा है आपका? देखिए जनाब, स्टार्ट अगर देखा जाए तो ज़माना तालिब इल्म जी से इस्लामी जमीयत तलबा से मैं वाबस्ता रहा। जी जी जामिया कराची में एडमिशन हुआ था मेरा 2012 में और ऑनवर्ड में जी जमीयत की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों से होता हुआ अपनी तालीमी सफ़र को मुकम्मल करता हुआ 2019 में मैं जमीयत से फ़ारिग हो गया था। उसके बाद जमात इस्लामी प्लेटफॉर्म था हमारा, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो स्टूडेंट विंग है, जी तो ये डिफरेंस है उसमें। तो उसके बाद कंटिन्यू किया। 2021 के जो हमारे बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें मैंने एज अ कैंडिडेट कंटेस्ट किया था और रनर अप रहा था मैं उसमें फैसल कैंटोनमेंट वार्ड 5 से। तो ये इस तरह की कुछ सूरत हाल है। जी। तो मतलब कॉलेज से ही शौक़ था आपका या फिर स्कूल में ही, स्कूल से शौक़ था? कब से शौक़ रहा? नहीं, शौक़ तो आप इस तरह कह लें कि जनाब घर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। अच्छा, मतलब विरासत में मिला था? जी, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग थे। यानी घर के ही अंदर मुझसे मुखालिफ नज़रियात रखने वाले मेरे वालिद साहब और दीगर लोग मौजूद हैं पॉलिटिकल व्यूज़ पे। और इस तरह ये विरासत में एक चीज़ मिली थी और जब उसको एक प्लेटफॉर्म मिला तो इस्लामी जमीयत तलबा ने उसमें ग्रूम करने में अपना किरदार अदा किया। यानी मैं वो शख्स था कि मैं इवन रिश्तेदारों में भी बात नहीं कर पाता था। और फिर वो एक टाइम था कि 100-150 लोगों की हाज़िरी में भी दरस कुरान दे दिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जमीयत का एक तरीक़ेकार रहा है और इसी तरह और दीगर सियासी उसमें प्लेटफॉर्म्स पे भी, यानी इलेक्शन लड़ा तो उसमें भी हमने जो कॉर्नर मीटिंग्स रहीं, जलसे, रैलियाँ, सारी चीज़ें रहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत का और जमात इस्लामी का रोल है ग्रूम करने में। तो कि आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आगे का क्या इरादा है? आगे कहाँ तक पहुँचना है? आगे देखें और कैसे आवाम को लेके चलना है साथ में, क्योंकि सियासत ऐसी चीज़ है जो खिदमत करनी है आवाम की। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप इस शहर कराची के अंदर रहते हैं, आपको मालूम होगा जमात इस्लामी की जो सियासत है वो बेस ही खिदमत पे करती है। यानी आज से अगर यानी आप 15 जनवरी हटा दें तो इससे पिछले हमारा लास्ट जो पब्लिक ऑफिस होल्डिंग गुजरी है हमारी, वो 2005 में एंड हो गई थी। उसके बाद से भी तो हम शहर में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। हमारे 50 से ऊपर फिल्टर प्लांट, क्लिनिक्स, ब्लड बैंक्स और दीगर हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्त में मिल रही, नहीं, ये एक आम सफ़ेद पोश इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो उसके लिए अलखिदमत हॉस्पिटल में आप उसकी डायग्नोस्टिक लैब्स उठा के देखें, वो मीट करती हैं, कम्पीट करती हैं आगा खान की लैब्स को। और आप उसके चार्जेस चेक करें तो लोएस्ट चार्जेस हैं उसके अलखिदमत के। जो आपका एक 2200-2300 रुपये में टेस्ट होता है वो अलखिदमत में हाफ पे आपको मिलेगा। तो वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो कि यार मैं मुफ्त में जाके किसी खैराती अस्पताल में काम करवा रहा हूँ, अपना इलाज करवा रहा हूँ, तो वो पेमेंट कर रहा है लेकिन उसकी जेब पे वो बोझ कम हो रहा है। यही हमारा मोटिव है और इसी के तहत हम सारी चीज़ें अपनी चला रहे हैं। इसी के तहत हमारा एक आगोश प्रोग्राम है। आगोश का आपने अगर नाम सुना हो तो गुलशन मेमार में 6000 गज के ऊपर एक फैसिलिटी है जिसमें अभी इब्तदाई तौर पे 100 यतीम बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी रिहाइश, उनकी तालीम, उनकी तरबियत और उनकी तमाम तर ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब यतीम बच्चों की वाल खिदमत कफ़ालत यतमा प्रोग्राम के तहत आगोश के ज़रिए कर रही है। और ऐसा नहीं है कि उनको किसी खैराती स्कूल में भी करा दिया हो। उस्मान पब्लिक स्कूल जो बेस्ट स्कूल है कराची का, उसके अंदर वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं ताकि कल को वो जब बाहर निकलेंगे तो वो कोई उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। तो ये जमात इस्लामी का तमाम तरी खिदमत से जो आपने बात की थी तो मैं वहाँ उस ट्रैक पे निकल गया। तो ये जमात इस्लामी का तो मोटिव ही खिदमत के साथ है। तो आपका क्या इरादा है? आपको कहाँ तक पहुँचना है? आपको पर्सनल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, पर्सनल जहाँ तक बात है ना, देखें हमारे यहाँ अगर जमात इस्लामी की बात करें तो हमारे यहाँ पर्सनल कुछ भी नहीं होता। पर्सनल कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं कि नीचे कारकुनान से राय ली जाती है। यानी अब आपको मैं एक बात बताऊँ कि पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में
कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी डेमोक्रेटिक इस्लामी जमीयत तलबा एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी तो कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ नीचे से कारकुन की राय ली जाती है। कारकुन राय देता है कि भाई फला शख्स को हम इस ओहदे के लिए अहल समझते हैं, फला शख्स को हम इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। तो वो जो राय एक बनती है तो उसी का नतीजा निकलता है कि आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी में कोई काफ मीम फे ये अलिफ बे कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पर्सनली इसमें तो जमात इस्लामी के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जो कारकुनान की राय होगी, जो जिम्मेदारान या जो नज़म जिम्मेदारी लगाएगा, जिस महाज पे भी खड़ा करेगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब जैसे जिनका जब सियासत से ताल्लुक़ है या सियासत से ताल्लुक़ नहीं भी होता, तो एक इंसान का एक फेवरेट लीडर होता है, सियासी लीडर। तो आपका कौन सा कोई लीडर ऐसा? देखिए मौजूदा दौर में अगर पार्टी का भी बताएं अपनी का और पार्टी से हट के भी। देखिए मौजूदा दौर में अभी आप बात करें तो मरकज़ी लीडर हमारे सिराजुल हक साहब हैं, यानी जिनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि भाई अगर 62-63 लगता है, नाफिज होता है जी कि जिसमें सादिक और अमीन तलाशा जाए, तो सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बचता पीछे। फिर इसी तरह आप खिदमत का इस्तिआरा कराची शहर के लिए, यानी वो शख्स आज अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा है जी, हाफिज़ नईमुर रहमान। कौन सा ऐसा इशू है जो शहर कराची का वो शख्स नहीं खड़ा होता और फ्रंट से लीड कर रहा होता है जी। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ होती हैं के इलेक्ट्रिक के मामले पे हाफिज नईमुर रहमान खड़ा होता है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज खामोश होकर बैठी होती हैं बहरिया टाउन के मुतासिरीन के मामले पे जी। यही हाफिज नईमुर रहमान होता है कि वो मलिक रियाज जैसे फर्द को, जिससे मिलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं, वो मलिक रियाज जैसे फर्द को मजबूर कर देता है कि वो इनके पास चल के आता है जी। ये किरदार होता है। इसी किरदार की वजह से हाफिज नईमुर अच्छा, रहमान अपनी जमात के अलावा कोई? अपनी जमात के अलावा विद इन पाकिस्तान जी, अपनी जमात के अलावा तो बहुत अच्छे लोग भी गुजरे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें देखें फेवरेट पॉलिटिकल लीडर पे बात अगर नहीं करें तो वो जी इस तरह कर लेते हैं कि किस किस के क्या क्या अच्छे काम है तो उसको सराहना चाहिए। जी। जिसके नेगेटिविटी है वो उसकी नहीं, एक होता है ना दिली, एक होता है कि मैं अगर खिताब करूं तो इस जैसा करूं, जलसा करूं तो इस जैसा करूं, ऐसे मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं तो ऐसा तो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही है। तो बस अच्छा, वो, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप माशाल्लाह सियासत में कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई प्रोफेशन में जाने का शौक़ था, है इसके अलावा, सियासत के अलावा? सियासत के अलावा प्रोफेशनली मैं मेरा MS किया हुआ है मैंने जी, माशाल्लाह। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और प्रोजेक्ट्स हमारे डिफरेंट चलते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। बीटेक है मेरा सिविल में। जो घर वाले जो कहते होंगे कि भाई ये बन जाओ, ये बन जाओ, वो तो यार शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है और वो अभी तक मौजूद है तो उसके ऊपर तो बात ही करेंगे तो सुबह हो जाएगी। अच्छा, तो के यानी शुरू में यानी एक एम होता है ना, तो एम को लेके चलना। फिर अच्छा, हमारे माशरे का एक बड़ा मसला है, हम बहुत स्कैटर्ड सोसाइटी है, यानी हम जिस तरफ चमक देखते हैं ना हम चल पड़ते हैं। यानी मिसाल आप ऐसी ले लें कि आप 0 से शुरू करते हैं, किसी तरफ चमक देखते हैं, आप चलना शुरू करते हैं तो 0 से 1 पे जाते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार दूसरी चीज़ अच्छी, वापस 0 पे आके खड़े होते हैं, फिर उसकी तरफ जाते हैं जी। तो ऐसे हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा मिसालें हैं जी कि जो तालीमी मैदान में भी, प्रोफेशन चूज करने के मैदान में भी, या ये कह लें कि कुछ भी करने के उसमें ना सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, वालिदैन का जो प्रेशर होता है, वो बच्चे को बहुत स्कैटर्ड कर देता है। सोसाइटी, वालिदैन, रिश्तेदार, हाँ, ये सारा मिला के ना उसके जहन को बहुत शेकी कर देते हैं। यानी वो कुछ करना भी चाह रहा होता है तो वो सोचता है यार ये तो बस, यानी मैं आपको एक मिसाल दूं जी। जब हम 9th और मैट्रिक में थे ना, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा तो बाकी आप फेल है, यानी फिर आप मर जाएं, आपको जीने का यक नहीं, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है नहीं। या तो आप डॉक्टर बन जाएं तो कामयाब हैं, या आप इंजीनियर बन जाएं तो कामयाब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जामिया गए, दाखिला लिया तो इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहे, और उसमें मुख्तलिफ एडमिशन कैंपेन्स आती हैं एडमिशन के टाइम पे ना, तो अंदाज़ा हुआ कि यार सिर्फ जामिया कराची के अंदर ही 54 डिपार्टमेंट्स हैं। और लाजमी सी बात है जो उन डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट चल रहा है, जो डिपार्टमेंट से पढ़ के निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो एकोमोडेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं उसकी एकोमोडेशन नहीं हो रही है और जस्ट वो एक डिग्री होल्ड करता है और घर जाके बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे पूरे माशरे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे यही होता है ना कि 5वीं तक
पायलट बनने का इरादा होता है, फिर 9 मैट्रिक में डॉक्टर बनने का है, फिर इंटर तक बैंकर बन जाते हैं, ऐसे से बदलती जाती है फील्ड, ऐसे ही बदलती जाती है। और बिल्कुल मेरी तो खास करके हमारे कराची की जो वो है ना लड़के, कराची की जो जनरेशन है उनके साथ तो यही है। कराची की जनरेशन के साथ एक दो चीज़ें, एक जी पॉजिटिविटी भी, और वही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कैसे होती है मैं आपको बताऊं कि कराची में रहने वाला जो नौजवान है ना, वो मैट्रिक फेल भी होगा ना तो वो फिर भी कुछ हाथ पैर मारता है तो बहुत अच्छा कर लेता है निस्बतन उसके कि जो अदर देन कराची है, और वो ग्रेजुएट भी है तो फिर भी वो मायूसी का शिकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर मायूसी नहीं होती कहीं। लेकिन एक चीज़ और आती है कि यही चीज़ जब मैं आपसे बोली अभी कि यार कोई मैट्रिक फेल भी है लेकिन वो कोशिश करता है, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला का मामला है, बेशक वो सिर्फ तो अल्लाह ताला की है, वो ना मेरा इख्तियार है ना किसी का इख्तियार है। बेशक। तो जब वो करने खड़ा होता है तो अल्लाह ताला ने रिस्क तो देना है। अच्छा, वो बन जाता है इंस्पिरेशन, वो बन जाता है इंस्पिरेशन अपने नीचे खानदान के लोगों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, पड़ोसियों के लिए। तो उसकी मिसाल कोट की जाने लगती है कि यार देखो डिग्री से क्या होता है, तुम डिग्री करके घर में बैठे हो, वो फला तो मैट्रिक फेल था, उसने तो फला चीज़ शुरू की और वो आज देखो कहाँ खड़ा है। तो डिग्री का रिस्क से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वही जो हमारी पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में भी कन्वर्ट होती है, तो हमें उससे बचना चाहिए। डिग्री एक सेफ साइड है। अब ऐसा है कि मैं बिजनेस करता हूँ अपना, लेकिन मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है जी, सेफ साइड है ना। अगर उसको यानी माशरती आप एक जो आपके इकोनॉमिकल हालात चल रहे हैं उसके एतबार से देखें तो सेफ साइड है। सेफ साइड कैसे और इल्म भी होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए जी, फर्ज है। देखिए ना, इल्म पे तो हम उस टाइम पे तो आ ही नहीं रहे ना, अभी तो आप सिर्फ डिग्री जमा करने की बात करें ना भाई, इल्म पे तो बाद में आएंगे। इल्म तो जब शुरू होता है कि जब आप बच्चा शौक से पढ़ने जाए ना। मसला ये कि हमारे यहाँ तो भेजा जाता है जबरदस्ती, क्योंकि उससे पूछा ही नहीं जाता कि उसने क्या करना है। तो पॉजिटिविटी ये है कि आपके पास डिग्री है, आप कारोबार कर रहे हैं, लेट सपोज आपका कारोबार बैठ जाता है, हालात हैं बहुत सारे लोगों के भी बैठे हैं, तो जिसके पास डिग्री थी ना मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं नौकरी करके सरवाइव कर रहा है। जिसके पास नहीं है तो वो जो कारोबार बैठा तो फिर वो मुकम्मल बैठ जाता है। तो ये नेगेटिविटी हमारे माशरे के अंदर मौजूद है। तो ये जो, और आजकल जो अच्छे खासे यूट्यूबर्स और ये आपके जो क्या कहते हैं इसको यार, ये मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये आपको इस तरह मोटिवेट करते हैं कि यार बस आप निकले बाहर, आपने ये शुरू करना है, वो करना है, आप बिलियनर हो जाएंगे, बिलियनर हो जाएंगे आप। इस चक्कर में आपका बहुत सारा मायूसी भी मायूस हो जाता है इंसान। आपका ड्रॉप आउट रेशो बहुत हो गया है। तालीमी इदारों में जो एडमिशन आते हैं, अगर 200 बच्चे का एडमिशन हुआ तो वो जब डिग्री लेके 4 साल बाद निकल रहे भाई 50 पीछे बचते हैं। उस 50 में से भी बेहतरीन दिमाग जो थे वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आपके पास हाथ ही कुछ नहीं आता। नहीं, अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज़, ग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो इसका इल्ज़ाम किस पे आएगा? क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, जो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी थे वो ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, मोबाइल में आ गई हैं। बच्चे मोबाइल्स में गेम खेल लें, जो कि जो बाहर का टाइम होता था एक दौर में, शाम के टाइम लाजमी खेलना होता था, सुबह में लाजमी खेलना होता था स्कूल के बाद, अभी नज़र नहीं आ रहा, सारे बस मोबाइल्स में गेम लगे हुए हैं। ऐसे क्या जनरेशन कमज़ोर नहीं होगी? फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। देखें, ये तो बिल्कुल आपने वो जेन्युइन इशू है माशरे का, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये मज़ीद फैलेगा। इसको इंडिविजुअल कंट्रोल में आ सकता है, ये कलेक्टिव कंट्रोल में नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक अलग ग्राउंड बना के दे। नहीं 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 नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, ग्राउंड ना होना वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ अटैच हो जाना ये एक अलग चीज़ है। मिसाल है, पहले हमारे दौर में ना वालिदैन घर से बाहर नहीं निकलने देते थे कि यार कहाँ ग्राउंड में खेलोगे, बच्चे कुछ किसी गंदी सोबत में ना पड़ जाओ, या कोई उठा लेके ना ले जाए, कोई गलत, तो वो उठाने वाला मामला तो आज भी है। तो क्या कहते हैं उसको कि आज क्या करते हैं, वालिदैन बोलते हैं भाई घर से तो बाहर निकलो, बाहर निकल के कम से कम तुम कोई हेल्दी एक्टिविटी करो। आज के जो नई जनरेशन है, यानी जो 2000 के बाद की पैदाइश है, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उसमें आपको एक कमजोरी नजर आएगी जी। वो बॉडी लैंग्वेज में कमजोरी क्या है, यानी हम अपने स्कूल के टाइम पे एपीएस से मैंने पढ़ा है, तो दरख्तों पे चढ़ जाया करते थे, पोल्स लगे हुए होते थे, तो वहाँ पे चढ़ गए,
दरख्त से गिरे भी, चोटें किसी भी की लगी। छत पे बॉल चली गई, उस दीवार पे चढ़ के ले आए। आज दीवार पे चढ़ने जैसे नहीं है बच्चे। उसकी बुनियादी वजह ये कि एक तो आपके यहाँ दरख्तों का रिवाज खत्म हो गया, दरख्त पे चढ़ना खत्म हो गए। ये कहने को सिर्फ ये है कि जी आप दरख्त पे चढ़ गए, वो आपकी हेल्थ को, आपकी फिजिकल, आपके फिजिक को इस तरह ढाल देता है कि आप किसी भी हालात से निपट सकते हैं। वो चीज़ें ख़त्म होती गई हैं। अच्छा, जहाँ तक इसका मामला है मोबाइल का, तो मोबाइल शुरू यहाँ से होता है कि बच्चा रो रहा है, माँ ने पकड़ा दिया, ये लो बेटा मोबाइल, तो वो यूज करेगा चुप हो जाएगा। यूज करेगा चुप हो जाएगा। अच्छा, वो क्यों चुप हो रहा है? उसको बिल्कुल नई से नई एक्टिविटी दिख रही है उसके अंदर, वो इस वजह से चुप हो रहा है। एक टाइम आता है, लेट सपोज आपने 4 वीडियोस डाउनलोड करके उसको देनी, बेटा यही देखनी है तुमने, एक टाइम आएगा मोबाइल फेंक देगा, बोर हो जाएगा। इंसानी फितरत है। तो जो फितरत तकाजा करती है ना, वो ये है कि माँ बाप बच्चों के साथ इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन रखें। जितना पर्सनल टाइम देंगे, इंटरेक्शन देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब उस बहस पे आ जाएंगे, माँ बाप के पास टाइम कितना है? आपके इकोनॉमिकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आप एक जॉब में गुजारा करना मुश्किल है। मोस्टली माशरे का यही हाल है। आप एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी की तलाश में रहते हैं, वरना आप माशी मुश्किलात को सोचते हुए आपका अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है, जो कि टाइम आपने बच्चे के साथ स्पेंड करना होता है। जब आप, यानी टेंशन आपको ये रहेगी, यार मुझे ये चीज़ आज, वो कल 600 रुपये लीटर था तो आज वो 700 रुपये हो गया, तो अब बैलेंस आउट हो रहा है, बजट आउट हो रहा है। ये जो बजट आउट होने की चीज़ है ना, इसने भी रोज इसी दिन में गुजरता जाए और इसी चीज में, बिल्कुल रोजाना शब रोज लोगों के इस चीज में गुजर रहे हैं। अब उसका मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। माँ बाप के तो पड़ ही रहा है, वो बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे। वो बच्चे से जान छुड़ाने के लिए दे दें, भाई तू सुकून से बैठ जा। अब वो सुकून जो है ना, वो उसकी रगों में बस गया, कंफर्ट जोन है। वो कंफर्ट जोन में जो आ गया, तो अब वो बाहर कहाँ निकलेगा यार? वो उस कंफर्ट जोन में चला गया 3 साल, यानी उसके इब्तिदाई 3 साल के, जब आप उसको जो जबान बोलना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, वो सीख सकता था, जो खिलाना चाहते थे वो खा सकता था, उसको आदत हो जाती। तो आपने तो उसको उस टाइम पे आदत डलवा दी जो वो हर चीज़ अपनाने के लिए उम्र में था। तो ये हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस की भी बड़ी मार है कि यार लिंकेजेस है हर एक की ना, यानी कनेक्टिविटी मिलेगी आपको हर एस्पेक्ट के अंदर। तो ग्राउंड का क्या मसला है? ग्राउंड खत्म हो गए, हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बन गई है, तो इसका क्या है? ग्राउंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, ग्राउंड तो बिल्कुल होने चाहिए। और यानी 2005 के बाद से 2010 के अंदर इस शहर कराची में अच्छे खासे ग्राउंड, पार्क तो एक अलग चीज़ है, सिर्फ प्ले ग्राउंड की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में खासकर उस पर चाइना कटिंग कर दी गई। अब वो चाइना कटिंग, उसके भी बड़े सम्राट निकल के आते हैं सामने के, यार वो यानी एक एरिया था, विसिनिटी थी एक 25 एकड़ की, कि जी उसके अंदर 250 लोगों ने रहना था। आज वो 250 नहीं, वो आपने जो उसका ग्राउंड था, जो पार्क था, वो काट के वहाँ पे आपने 750 की आबादी कर दी है। तो नतीजतन आपके वाटर क्राइसिस भी आएगा, आपका सीवरेज क्राइसिस भी आएगा, आपके सारे क्राइसिस आएंगे उसके नतीजे में। और फिर आपके पास यानी गलियों का भी आलम, आप हम लोगों की भी जाती कोताहियाँ भी बहुत है ना। आप गलियों में का भी आलम देखें ना, जो चौड़ी गलियां थी घेर घेर के हम लोगों ने, वो उसमें अब बाइक गुजरना मुश्किल हो जाती है, एक बाइक इधर एक इधर, गाड़ी तो दूर की बात है जनाब, जो हमने खुद ही ने छोटी कर दी, थोड़ी दीवार बढ़ा। ये मैं आपसे उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो कि प्लानिंग वाले इलाके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गोठ की बात कर रहा हूँ आपसे। और बल्कि अब तो मैं जो चीज नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि गोठों में ज्यादा तरीके से प्लानिंग चल रही है। यानी पहले हम गोठ देखा करते थे कि जैसे नाता खान है और दीगर गोठ है कि जी कोई 40 गज का है, दूसरा 400 गज का है, तीसरा 80 गज का है। अब तो गोठों में भी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है भाई, वो 120 की कटिंग है सारी और वो बाहर नहीं निकालते। अब सोसाइटी से ज्यादा आपकी गोठ की वैल्यू है, क्योंकि उसकी गली चौड़ी है भाई, एम्बुलेंस वक्त पे आ जाती है और गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी हो सकती है, वो 30 फीट गली छोड़ रहा है। सही है। तो मसला सिर्फ प्लानिंग का है। और ग्राउंड जो कि ख़त्म हुए हैं ना जी, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। उसका नुकसान ये कि जो लोग खेलना चाहते हैं, आपका टैलेंट मर गया, आपका टैलेंट गली में खेल के मर गया, आपका टैलेंट रोड कारपेट पे खेल के मर गया। अब जो क्लब के ग्राउंड है, हाँ, जो कोई पे नहीं कर सकता या उसको फीस नहीं भर सकता, वो तो बैठ जाए घर पे ही। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अभी आपको रिसेंट एक मिसाल आपकी नज़र से गुजरी होगी, लियारी ककड़ी ग्राउंड रेनोवेट हुआ है, पूरा बेहतरीन ज़बरदस्त उन्होंने
सिंध हुकूमत ने किया है। इनॉग्रेशन भी हमारे ये मेयर साहब ने किया है और बिलावल साहब ने किया है। उस ग्राउंड के अंदर लियारी के गरीब लोग खेला करते थे। कच्चा ग्राउंड था, अब रेनोवेट हो गया है तो लोगों को लगा कि यार ज़बरदस्त चीज़ हो गई है कोई। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊँ, उसकी 15,000 रुपये की मेंबरशिप है। अब मुझे आप एक बात बताएं यार, लियारी में रहने वाले लोग मेजॉरिटी वो हैं कि जो रोज़ का खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, बस सो जाते हैं, सुबह का नाश्ता अल्लाह मालिक है जी, वो वाली कैफियत है। और वहाँ आपका टैलेंट फुटबॉल के अंदर आपका टैलेंट बेताश है, साइकिलिस्ट का टैलेंट बेताश है आपका वहाँ पे। नतीजा क्या निकलेगा अब आप मुझे बताएं। चले, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे अभी बात करके। अब प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहम्मद बिलाल वारसी साहब से हम बात कर रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, सियासत के हवाले से, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। अब उनसे पूछते हैं फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से। बिलाल साहब, सुबह उठते ही हमारी जनरेशन, जो कि मैं नोट कर रहा हूँ, ना नाश्ता कर रही है ना कुछ, डायरेक्ट ऐसे स्कूल जा रही है। फिर वो जब स्कूल के बाद वापस आएगी 1:30 बजे 1 बजे, फिर आके खाना खाएंगे। तो ये कैसा, क्या माशरे में क्या चेंजेस आ गए? और मैं उस पर भी आऊँगा जो कि मंशियात फ़रोग पे भी आऊँगा मैं, जो नशे चल रहे हैं सिटी में, जो स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये क्या, कौन सी ये रूटीन बन गई है कि भाई नाश्ता नहीं करना, रात रात भर जागना है, फिर शाम को उठना है? कैसी रूटीन आ गई है? देखें, जब से आपका ये मोबाइल का दौर शुरू हुआ है ना, और आपके मोबाइल पे स्टोरीज डालना और लेट नाइट आउटिंग्स, और इसके अलावा जब तक आप हफ्ते में कहीं किसी ब्रांडेड जगह यानी किसी अच्छी जगह पे, अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके आप स्नैप ना डालें तो आपको मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ें हमारे ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड तो बना ही बना, ये खून में रच बस गई है भाई। ये हर बंदा अपने लेवल के हिसाब से कर रहा है। यानी कोई पिज़्ज़ा मैक्स पे बैठ सकता है तो वो बैठ जाता है जी। जो पिज़्ज़ा हट पे बैठ सकता है वो पिज़्ज़ा हट पे बैठ के कर रहा है। तो करने का काम जो है ना वो ये है कि जो हमारा दीन, जो हमारा इस्लाम हमें म्याना रवी सिखाता है जी, कि जनाब किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादती अच्छी नहीं है, ना ज़्यादती अच्छी है ना कमी अच्छी है, म्याना रवी आपने इख्तियार करनी है। खाने पे ही अगर ले लें ना आपके, आप ज़्यादा से ज़्यादा ही गोश्त खाते रहें सुबह शाम, तो जनाब तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को सब्ज़ी की भी नीड है, दाल की भी नीड है, ये फल की भी नीड है जी। तो जब आप म्याना रवी छोड़ेंगे, इस्लाम के तकाजे आप छोड़ेंगे, तो उसका नतीजा ऐसा ही कुछ निकलना होता है जो कि भयानक तौर पे हमारे सामने आता है। अच्छा, फिर इसका एक और रीज़न, यानी जुड़ी हुई मोबाइल से ही ये चीज़ें जी, क्योंकि अब वो चीज़ हो गई है कि ये शहर का मामला नहीं रहा है सिर्फ। आप ये कराची से बाहर निकलें, हैदराबाद है तो वो भी शहर, यानी आप ये कहें जी बिग सिटी का एडवांटेज है या कोई इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। आप लड़काने भी चले जाएं जी, सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ लोगों का यही हाल है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो फासले कम हो गए ना, ख़त्म हो गए फासले जी। तो फासले ख़त्म होने से क्या हुआ कि आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के चक्कर में जी आपने अपनी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले ये होता था कि वालिदैन कह देते थे बेटा सो जाओ, सुबह उठना है। अभी वालिदैन ही यार रात भर जाग रहे हैं जी। बच्चों को आदत हो गई कि जी 2:30-3 बजे तो सोएंगे जी। अब 2:30-3 बजे 2 घंटा और लेट सोएंगे। हाँ, 2 घंटे और लेट सोएंगे जी। अच्छा, फिर वो जहाँ आपने फिजिकल हेल्थ की बात की ना, एक अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए। बेशक 12 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान 6 घंटे नींद इनफ होती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज़। आप उसको वो इनटेक नहीं करते, अगर आप सोते नहीं हैं, आप दिन भर पूरा दिन सो जाएं और रात भर जागें, आप जब सो के उठेंगे ना आप फ्रेश नहीं होंगे जी। वहीं अगर आप 12 बजे सो जाएं, फजर में 4:30 बजे 5 बजे जाग जाएं, आप देखें कि उसमें अल्लाह ताला ने जब फजर रखी है तो उसका इम्पैक्ट है। बेशक। यानी आप अगर 12 बजे सो के उठते हैं ना, तो जो आप 12 से 5 के दरमियान, यानी वो कारोबारी हजरात जो 12 से 5 के दरमियान या 12 से 8 के दरमियान 8 घंटे का कारोबार करते हैं, वो जितना काम इस टाइम में कर लेते हैं ना, वो सुबह के 3 घंटे में आराम से हो जाता है। उस वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी। यानी वो जो जिस चीज़ का हम तकाजा लेके चलते हैं ना कि यार
जमात इस्लामी का मोटिव है कि जी अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून, बेशक। तो वो ऐसा ही नहीं है। उसके पीछे मामलात हैं। मामलात ये हैं कि भाई जब आप अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसका वादा है कि वो रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा। और सरकारी सतह पे जब आप सूद में, और आपके वज़ीर आज़म साहब ट्वीट करेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट द $3 बिलियन लोन, जी, तो आप कहाँ खड़े हैं यार? आप वो लोन आप सूद पे ही देंगे ना। तो सूद तो अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंगे, खुली जंगे, खुली जंगे। तो मेरे भाई सोसाइटी का बिगाड़ वहीं से आता है। सोसाइटी का बिगाड़ वहीं से आता है। अच्छा, फिर आपके इदारों के अंदर जिस तरह, यानी एक इम्पैक्ट वो भी है मेरे भाई के जब आप रात का खाने का टाइम है ना आपका, इशा के बाद, इशा से पहले, कोई इशा के बाद इशा से पहले खा लेते, एक टाइम है जब आप 2:30-3 बजे तक जाग रहे हैं तो आपको लेट नाइट भूख लगेगी। जी, लगेगी। वो लेट नाइट भूख आपको किसी ना किसी तरफ तो लेके जाएगी, या तो घर के अंदर खाने पे या बाहर से कुछ ऑर्डर करने पे। आप देखते हैं रात भर फूड पैंडा राइडर्स घूम रहे होते हैं, वो इसी वजह से घूमते हैं ना मेरे भाई। जी, तो हर चीज़ की कॉस्ट है। जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते में 4 दिन भी बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं तो भाई आपकी इकोनॉमी पे तो, जो आपकी होम इकोनॉमी हो तो डिस्टर्ब होगी। जी, क्यों नहीं होगी? साथ में हेल्थ भी खराब हो रही है। हेल्थ भी खराब होगी आपकी, जंक फूड से हेल्थ खराब होगी। फिर आप वो खा के फौरी सो जाते हैं कि सुबह जाना है यार, 2:30 बज रहे, याद आता है मुझे सोना भी है, सोना भी है, नींद पूरी करनी है। तो आप कहाँ से चीज़ें सीधी करेंगे? अच्छा, फिर जब आप लेट सो रहे हैं तो जब अलार्म पे भी उठेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आप उठ के फौरी भागने की करेंगे कि यार नाश्ता वाश्ता छोड़ो, बाद में करेंगे। नींद भी पूरी नहीं, नींद पूरी नहीं है, नाश्ता आप नहीं कर रहे, काम में दिल नहीं लगेगा, काम पे दिल नहीं लग रहा, तो आपकी ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है। आप वो जो अल्लाह के बताया हुआ दीन है, निज़ाम है, उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ सब डिस्टर्ब होगी भाई। बेशक, बेशक। अच्छा, आपकी रूटीन कैसी है? यार मेरी रूटीन आजकल डिस्टर्ब है। डेली रूटीन वैसे कैसी होती है? कैसे? अभी तो डिस्टर्ब यूं है, मैं बताऊं ना, मैं सेपरेट रहता हूँ, वालिद साहब अलग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। तो वो अभी गुज़िश्ता दिनों तो बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी, तो ईद के अल्लाह पाक सेहत फरमा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जी। तो बच्चों की नींद, किसी भी टाइम उठना, किसी भी टाइम सोना, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है कि आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज का रूटीन डिस्टर्ब है, वरना अमूमन ये होता था कि यार मैक्सिमम 1 बजे। अच्छा, तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज थी, और खाला ने रिश्ता बताया था, वालिद साहब ने और वालिदा ने डन किया था। अच्छा, फिल्में देखने का शौक है, बॉलीवुड, हॉलीवुड? यार मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊं कि मूवीज़ में देखा करता था जी, और सॉन्ग्स भी बहुत सुना करता था। अच्छा, वो जो मैंने बताया ना आपको, 2012 में एडमिशन हुआ, और कॉलेज लाइफ? नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और एडमिशन के बाद इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्तगी हुई। अच्छा, वो इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्तगी, अच्छा अल्लाह ताला ने जब आपको सीधा ट्रैक दिखाना होता है ना, तो वो दिखा देता है। बेशक। वो कोई लम्हा होता है कि आपको वो चीज़ हिट कर जाती है। क्लास में थे हम, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो एक साहब आए, दरस कुरान दिया, माशाल्लाह। अब अच्छा, दरस कुरान भी नहीं सुना मैंने, वो जो मैंने चीज़ महसूस की ना अल्लाह ताला ने करवानी थी कि यार ये हमारी एज का है, जितने हम बैठे हुए यहाँ पे 80-90 लोग जो बैठे हुए ऑडिटोरियम में, ये हमारी एज का है, हमारी एज ग्रुप के साथ साथ ये हमारे ही जैसे इसके भी तरजीहात होंगी, इसकी भी लाइफ स्टाइल हमारे जैसा होगा। तो ऐसा नहीं था वो दरस कुरान। अच्छा, फिर उस दरस कुरान के बाद मैं उन साहब से मिला, मैंने कहा यार उज़ैर भाई मुझे जमीयत का रफ़ीक बनना है। उस जमीयत का रफ़ीक होता है वो रजिस्टर्ड कारकुन कहलाता है, पहला स्टेज होता है मेंबरशिप का। तो उज़ैर भाई ने जो मुझसे सवाल पूछा ना जी, वो बेसिकली चेंजिंग मोमेंट था। वो मुझसे पूछते हैं यार आपको नमाज जनाजा आती है? नहीं। कहते हैं यार आपको नमाज़ों की तरतीब बताएं? मिला नमाज कभी पढ़ लेता हूँ, कभी नहीं पढ़ता। हाँ, बस कोई और बुरे काम नहीं करता। वही जो एक आम हमारे माशरे के अंदर है, यार नमाज नहीं पढ़ता लेकिन कोई बुरे काम भी नहीं करता। तो
कह रहे हैं नमाजों की सूरत हाल बेहतर करें, उसके बाद आपको रफ़ीक बनाएंगे और नमाज जनाजा याद करके आए। वाह माशाल्लाह। यार वो चीज़ थी कि उसने चीज़ें बदलने पे मजबूर किया। यानी मेरे लिए हैरानकुन ये थी कि यार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई भी बंदा चल के जाए कि मुझे आपका मेंबर बनना है, वो तो दोनों हाथ खोल के वेलकम करते कि आ जाओ जनाब, वेलकम। लेकिन उस शख्स ने मुझे 4 महीने नमाजें सीधी करने पे, नमाज जनाजा याद करने पे लगाया। दीन के बारे में, दीन के बिल्कुल जी, बेसिक चीज़ें थी ना। अच्छा, बेसिक चीज़ें आई तो उसके बाद मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया। तो मैंने मूवीज़ देखना भी ख़त्म ही हो गया, गाने सुनना भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जमियत थी और जमियत के तराने थे, वो तराने ही इतने होते थे कि आपको कमी महसूस ही नहीं होती थी। और अच्छा, फिर एक चीज़ थी कि वो हदीस है ना कि तुम बुराई होते देख रहे हो उसे दिल में बुरा जानो जी। बुराई होते देख रहे हो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो उसे दिल में बुरा जानो। तुम्हारे दिल में बुरा खिलाफ रहो थोड़ा। दिल में बुरा जानना ईमान के सबसे कमतर तरीन दर्जे पे फायज होने के बराबर है। ये भी जमियत की तरबियत गाह में सुनी। अच्छा, सुनी पहले भी थी जी, लेकिन एक चीज जब दिल पे नहीं लगी थी, जब आप अपनी एज ग्रुप वाले से सुन रहे होते हैं ना, और एक मौलवी साहब से रिवायती सुन रहे होते हैं, तो मौलवी साहब से रिवायती, हाँ ठीक है जी मौलवी साहब तो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक एज ग्रुप आपका सेम होता है तो आपको अपीलिंग होती है वो चीज़। तो उस टाइम मुझे ये हुआ यार कि जो बुराई है एटलीस्ट उसको बुरा तो जानो, वरना ईमान का कमतर तरीन दर्जा भी आपके हाथ से जा रहा है, तो हदीस से साबित है। तो उस चीज़ पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म मूवीज़ देखनी तर्क करी, गाने सुनना ख़त्म किए, बहुत चीज़ें बेहतर की। ज़ाती मामलात बहुत ख़राब थे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर किए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे हुए, यानी मेरे पूरे ख़ानदान पे इस चीज़ का इम्पैक्ट आया था कि यार ये इस शख्स के इखलाक में बेहतरी आई, बदलाव आया कि पहले कितना अखर खुरा था और बिल्कुल अजीब सी बातें करता था, ये दो यानी मुंह पे बदतमीज़ी करता था। वो सारी चीज़ें ना कैसे जमियत में सीखी ये समझ में नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम चेंज आता है कि वो सब महसूस करते हैं। तो ये जमियत में कहता हूँ कि ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर एक नेमत के तौर पे, खामियां कोताहियाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, इसी माशरे के लोग हैं हम, कोई नए नहीं आए। यानी मैं आपको मिसाल दूं कि मैं जब जमियत का हिस्सा था उस वक्त अगर मैं गाना सुन रहा हूँ या फिल्म देख रहा हूँ तो मैं तो उसका पार्ट बना ना जी। स्लाइटली चेंज आता है यार, स्लोली स्टडीली चेंज आएगा, एकदम तो नहीं आता। और जमियत, इस्लामी जमियत तलबा इस चीज़ का नाम नहीं है कि अच्छों को अलग कर लें, हम जमा कर लें, क्लब बना लें और बुरों को अलग कर दें और डिक्लेयर कर दें यार ये तो काफिर है, नहीं, इस चीज़ का नाम नहीं है। इस्लामी जमियत तलबा माशरे के अंदर दावत दीन का काम है, लोगों को साथ लेके चलने का काम है। खामियाँ खोताइयाँ आज भी मेरे अंदर बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर चीज़ है। अच्छा, हमारा जो माशरा चल रहा है, इस माशरे में निकाह बहुत महंगा कर दिया है, जिना सस्ता कर दिया है, तो ये क्यों ऐसा क्यों होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? क्यों दीन की तरफ कोई जा ही नहीं रहा? इतना महंगा निकाह या इतनी महंगी शादी कर दी है, जिना इतना सस्ता कर दिया, ऐसा क्यों? यार मैं यानी फिर ये हो जाएगा आपके शो को नाम चेंज कर देगा कि आप एंटी पेरेंट्स हो गया या एंटी सोसाइटी हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए ये एक सच बात है, सच ये है कि देखें हमारे पेरेंट्स बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए। यानी आज से 10 साल बाद यार मैं भी 20 साल बाद बेटी की शादी करने खड़ा हो रहा हूँ, तो सोच आपकी क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आप मटीरियलिस्टिक हैं कि आप सोचते हैं कि यार इतना सब कुछ होना चाहिए, 6 फिगर सैलरी तो आज अब कोई मैटर ही नहीं करती वो जी। पहले एक यानी कि आज से 1.5-2 साल पहले तक होता था यार 6 फिगर सैलरी है इसकी, अच्छा कमाता है। तो अब क्या होता है कि जी नहीं। अच्छा, और एक और बड़ी खराबी कि जी सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी, वो कहते हैं ना साहिल अदीम साहब के सरकारी नौकरी। उस दिन मैं सुन रहा था उनका इंटरव्यू, बोल रहे किसी ने CSS कर लिया हो तो बाप कहता है कि सारी बेटियां ही दे दो इसको। तो आप इतने मटीरियलिस्टिक हो गए कि पावर हंगर आपके अंदर आ गया है कि उसके नतीजे में आप अच्छे फैसले नहीं कर पाते कि नहीं रुको देखते हैं, अच्छा और अच्छा, ऊंचे से ऊंचा। अब उसका इम्पैक्ट और भी नेगेटिव ये आता है कि जब हो भी जाती है ना, आप तो वो बात कर रहे हैं कि नहीं हो रही, और जब हो जाती है तो होने के बाद भी बड़े मामलात हैं हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त। यानी कि आपने औलाद के अंदर एक चीज़ ये डाल दी कि यार पैसा सब कुछ है, तो अब वो शौहर से भी वही तकाजा कर रही है।
जब वो शौहर से वही सेम तकाजा कर रही है ना, तो शौहर वो बर्दाश्त नहीं करता। उसके नतीजे में क्या होता है कि खराबी उस रिश्ते के अंदर आ जाती है, और उस रिश्ते में जब खराबी आई तो आपने सिस्टम में बिगाड़ पैदा कर दिया। अब उसके नतीजे में जो वो सैयद मौदूदी कहते थे ना कि जी वो जो आपकी गलती है वो बांझ नहीं होती, वो बच्चे जनती रहती है। तो ये वही मिसाल है कि जब आपने कर दिया तो एक वो चेन चल पड़ती है जी। तो उसी का नतीजा है मेरे भाई कि आप इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि आपको लाख रुपए सैलरी कम अज कम, अच्छा आजकल तो वो भी मैटर नहीं कर रही, फिर गाड़ी हो, अपना घर हो, अच्छा फिर प्रेफरेंसेस में, यानी आप जो खवातीन शादियां करवाती हैं ना मैरिज ब्यूरोज, आप उनसे पूछें तो ना कि वो प्रेफरेंसेस क्या मांग रहे हैं। वो उनके प्रेफरेंसेस ये हैं कि सास मर गई हो, ससुर ना हो, ये सारी चीजें, अकेला हो। तो आप उससे माशरे का अंदाजा करें कि माशरा जा किस तरफ रहा है। अच्छा फिर एक और चीज, अभी भी माशरे के अंदर जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं अच्छाई के साथ, सिर्फ एक चीज है मेरे भाई, अल्लाह तवक्कल। आप अल्लाह तवक्कल चलें जी। देखें, मौत, जिंदगी, रिस्क, ये सारी चीजें ना जो अल्लाह ताला की सिफात है, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। यानी मैं लाख चाहूं कि मैं बेटी की शादी किसी ऐसे घर में कर दूं कि जिसका लेविश घर हो, मैं 10 लाख रुपए हक महर रख दूं, 20 लाख रुपए हक महर रख दूं, अल्लाह ना करे कल को यार उसका घर खराब हो जाता जी। तवक्कल नहीं किया मैंने, तो वो 10 लाख रुपए लेके हक महर मेरे घर पे आके क्या करेगी यार? जिंदगी तो बर्बाद है ना मेरे भाई। वहीं अगर आप अल्लाह तवक्कल करें, आप यकीन करें मेरे सामने तो बेतहाशा मिसालें हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह तवक्कल किया है, अल्लाह ताला ने उनको वैसा ही दिया है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है तुम जैसा गुमान करोगे ना जी, मैं तुम्हें वैसा दूंगा। गुमान की मिसाल ऐसी है, मैं निकलता हूँ कि यार आज क्लाइंट से राब्ता हो जाए, कोई क्लाइंट किसी के पास मटेरियल की डिमांड जनरेट हो जाए तो मैं पहुंचा दूं, ये मेरा गुमान है जी, और मुझे उसी पे मिलता है। कोई गुमान ये करता है कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए, बस मजे करेंगे बैठ के, उसको वैसे ही मिलता है। कोई गुमान करता है डकैत, ये जो छीनने वाले, छीना झपटी करने, ये भी तो रोजी करने निकलते हैं बच्चों की, तो ये भी गुमान करके निकल रहे हैं ना यार, अल्लाह ताला उनको भी दे रहा है। अच्छा, इसी हवाले से पूछूंगा, तो ये जो ये डकैत, ये चोर है, ये कौन है? ये कराची के शहरी हैं, बाहर के हैं, ये कौन है? क्या ये नशा करते हैं या ये बेरोजगार हैं या क्या है आपकी नज़र में? यार ये सारी चीज़ें मिला के ना आपका सिस्टम है। यानी इसको अगर समअप करना हो ना, आपको सिर्फ इतना कर लें कि आपका सिस्टम ना चाहे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अभी आपके पास 9 मई के वाकयात गुजरे हैं, ऐसी वीडियोस के जिसमें शक्लें वाजे भी नहीं है, फिर भी तलाश के वो लोग निकाल लिए गए और गिरफ्तार हो गए पूरे पाकिस्तान हो गए। सही बात। सुबह से शाम तक कोई एक तो लाजमी रोजाना आपके सामने सीसीटीवी गुजरती है कि यार ये डकैती हुई है और क्लियर पिक्चर है, लाजमी रोज एक गुजर रही है, और पता नहीं चल रहा आपको, वो लोग नहीं पकड़े जा रहे, कोई तो मार के भी जा रहे, कोई मार के भी जा रहे हैं। इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई? ये आपके सिस्टम का फ्लॉ है, आपका सिस्टम चलाता है इस तरह। यानी आप इसको डायरेक्ट अगर कहें तो आपकी पुलिस जब तक नहीं चाहेगी ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और पुलिस चूंकि सिस्टम से चलती है, एक ये जो रोड पे खड़े होने वाले, थाने में बैठने वाले पुलिस वाले हैं भाई, ये बहुत काबिल रहम लोग हैं। यानी इनके ऊपर जो अफसरान जो इनके साथ करते हैं ना, वो बहुत बुरी करते हैं। और फिर अफसरान के ऊपर ये आपके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, वज़रा हैं, ये जिस तरह की करते हैं, तो वो चेन है ना मेरे भाई, वो कंटिन्यूएशन है। यानी आप बड़ा अफसर रिश्वत दे के लग रहा है, निचला अफसर और रिश्वत दे के लग रहा है, तो वो नीचे वालों से डिमांड करता है भाई जनरेट करो पैसा। वो पैसे की जनरेशन के अंदर तो फिर तो वो अलाउ करते हैं, जाओ मंशियात भी बेचो, जाओ डकैती भी मारो, ठीक है जी हमारा हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा, इतने की डकैती मारी, उतने की मारी। आपको मैं एक रिसेंट मिसाल दूं, जौहर मोड़ के ऊपर अलशम्स कॉम्प्लेक्स के बाहर डकैती होती है, 5-6 लोगों के मोबाइल एक साथ चले जाते हैं, 6-7 बाइकों पे लोग आए, ठीक 1 से 1.5 मिनट बाद पुलिस आई और आके पहला सवाल, क्या डकैती हुई है? उनको पहले ही पता था। जैसे आपको कैसे पता? आपको इत्तला की किसी ने अभी तक? और इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी आ गए आप? अच्छा, ये पूछने के बाद भी ये नहीं हुआ कि कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं, ये हुआ उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वो भी चले गए।
यानी दे वर जस्ट देयर टू कंफर्म, हम्म वो वहाँ कोई अपनी कार्रवाई करने नहीं आए, वो सिर्फ पूछने आए थे कि यार हो गई वाकई। तो ये कौन है, यहीं के लोग हैं, बाहर के कौन है ये? यार इसमें ना देखें, बाहर के भी हैं और बहुत सारे, यानी कि जो पुलिस पकड़ती भी है, अच्छा पुलिस जो आपकी पकड़ती है वो छूट भी जाते हैं। सिस्टम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे सिस्टम का फ्लॉ है। जो पुलिस पकड़ लेती है तो वो अदालत से छूट जाते हैं। कौन गवाही देगा उनके खिलाफ यार? चले अल्लाह उनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ करेंगे। एंड की तरफ बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एंड की तरफ। आपसे कुछ मैं सुनना चाहूँगा, आखिरी मैसेज जो जनरेशन को आप देना चाहें। यार लास्ट मैसेज ये है कि भाई मायूसी मत पैदा करें अपने अंदर, और किसी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। स्लोली ग्रेजुअली आपने आगे बढ़ना होता है। लेट सपोज आपको कोई बूम आ जाए लाइफ में कि आप 35,000 कमाते थे और अब आप 4 लाख रुपए महीना आपको एक कारोबार से मिलना शुरू हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी मुसलसल चले। तो आप अपने खराजात भी उस टाइम भी वही 35 वाले ही रखें या 70 वाले कर लें यार, लेकिन वो 4 लाख वाले की आदत, यानी वो जो कहते हैं ना कि यार फर्मा ना बिठा लें आप जी, कि आपने वो 4 लाख वाला फर्मा बिठा लिया तो अब आपकी 1.5 लाख की भी तनख्वाह लग रही है, नौकरी लग रही है, कारोबार चल रहा है, तो भी आपको मजा नहीं आ कर रहा। पाएंगे फिर मजा। तो शॉर्टकट नहीं है लाइफ में कोई, स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़े। सिर्फ एक चीज रखें, अल्लाह तवक्कल। भले वो आपकी शादी का मामला हो, भले वो आपके रिस्क का मामला हो, सेहत का मामला हो, औलाद का मामला हो, हर चीज में अल्लाह तवक्कल करें। जो काम अल्लाह ताला के करने के हैं उसमें हमारा जब किरदार ही नहीं है तो हम सोच के अपना टाइम जाया क्यों करें? हम अपना उन चीजों में ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं। ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, तो भाई ऐसा होना था ही नहीं। जब अल्लाह ताला की तरफ से मुमकिन नहीं था तो फिर आप सोच के टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? तो बेहतर ये है कि फोकस्ड रहें चीजों पे, कोई भी चीज करें उसको फोकस होके करें कि यार ये चीज मुझे करनी है। हाँ ठीक है, कामयाबी अल्लाह पाक देने वाला है। कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है बस। चले जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल वारसी हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ बातचीत की हमने, उनकी जर्नी के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से, सेहत के हवाले से बात की उनसे हमने। अगले हफ्ते मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। बिलाल हुसैन को और मोहम्मद बिलाल वारसी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।